वेलकम टू एबीसी कैंपस। हमारा सब्जेक्ट है कैफ 3 बिजनेस लॉ। इसमें चैप्टर नंबर 9 पार्टनरशिप एक्ट की 12th वीडियो है, माइनर्स एडमिशन टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। और हम इसमें पास्ट एग्जाम्स भी काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे फ्रॉम आई कैप स्टडी टेक्स्ट 2020 एंड आई एम योर फैसिलिटेटर काशिफ अदील। तो माइनर से रिलेटेड अगर हम पॉइंट्स को डिस्कस करें तो हमने ऑलरेडी ये डिस्कस किया है कि माइनर इज़ नॉट कम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट और एनी कॉन्ट्रैक्ट बाय और विद अ माइनर इज वाइड एब इनिशियो, यानी वो वैलिड होता ही नहीं फ्रॉम द बिगनिंग, इट्स वॉइड फ्रॉम द बिगनिंग। सिंस जो पार्टनरशिप है वो तो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, पार्टनरशिप के लिए तो एक एसेंशियल है कि कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए बिटवीन द पर्सन, तो माइनर कैन नॉट एंटर इनटू अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। लेकिन एक जो है वे मौजूद है, और वो वे क्या है? विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स फॉर द टाइम बीइंग अ माइनर मे बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। अब इस बात को अंडरस्टैंड करना है कि एडमिटेड टू द बेनिफिट्स पार्टनर के इक्वल नहीं है। सो कुछ जो है इस पॉइंट के एनालिसिस के अंदर कुछ कंडीशन देखेंगे। एडमिशन ऑफ माइनर से पहले ही एक पार्टनरशिप एग्जिस्ट करती हो, यानी फ्रॉम द बिगनिंग एक नई पार्टनरशिप फॉर्म होते हुए माइनर उसमें ऐड नहीं होगा, ऑलरेडी एक पार्टनरशिप एग्जिस्ट करती हो, उसमें माइनर को ऐड किया जा सकता है। म्यूचुअल कॉन्सेंट ऑफ ऑल द पार्टनर वो भी लाजमी होनी चाहिए, और माइनर सिर्फ बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप के लिए एडमिट हो सकता है। अब बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप का क्या मतलब है? वो तमाम बेनिफिट्स कि अगर माइनर माइनर ना होता बल्कि मेजर होता तो उसे जो बेनिफिट्स मिलते वो उसको मिलेंगे, यानी प्रॉफिट का हिस्सा। एग्जाम्पल 108 देखते हैं। मुशर्रफ एंटर्स इनटू अ पार्टनरशिप विद करजई अ माइनर फॉर द बेनिफिट ऑफ करजई। द पार्टनरशिप इज नॉट वैलिड, क्योंकि यहां पर देखें सिर्फ एक एडल्ट है। एटलीस्ट एक पार्टनरशिप एग्जिस्ट करती हो फिर माइनर को ऐड कर सकते हैं। अब खाली मुशर्रफ की तो पार्टनरशिप हो ही नहीं सकती, तो उसमें माइनर कैसे ऐड हो सकता है? तो ऑलरेडी एक पार्टनरशिप एग्जिस्ट करनी चाहिए। देयर मस्ट बी अ पार्टनरशिप इन एग्जिस्टेंस बिफोर अ माइनर कैन बी एडमिटेड टू इट्स बेनिफिट। तो ये एक वैलिड पार्टनरशिप या एडमिशन वैलिड नहीं होगा। अब माइनर जब तक मेजॉरिटी अटेन नहीं करता और वो एडमिट हो चुका है बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप में, तो उसके राइट, लाइबिलिटीज और डिसेबिलिटीज को हम डिस्कस करेंगे। राइट तो ये है कि वो शेयर करेगा इन द प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, जो भी एग्रीमेंट हुआ है उसके मुताबिक। राइट टू एक्सेस होगा अकाउंट्स पे, लेकिन अकाउंट से मुराद है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ओनली। जो डिटेल बुक्स होती हैं, लेजर्स, ट्रांजैक्शन, डे बुक्स वगैरह, उन तक उसकी एक्सेस नहीं होगी। इनको सीक्रेट बुक्स बाजुकात लॉ में कहा जाता है, नॉट एज सच सीक्रेट, लेकिन ऑब्वियसली एक जो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल डाटा है वो उसका सीक्रेट ही होता है। और माइनर का राइट है कि उसे इंसॉल्वेंट नहीं एडजस्ट किया जा सकता, क्योंकि माइनर जो है वो पर्सनली तो लाइबल होता ही नहीं। कुछ सिचुएशन में जैसे नेस्टीज वगैरह में भी उसकी प्रॉपर्टी लाइबल होती है, तो माइनर इंसॉल्वेंट नहीं हो सकता। अब माइनर की इन सारी सिचुएशन में जो लाइबिलिटीज़ हैं वो क्या होंगी? पर्सनली नॉट लाइबल। अब हालांकि वैसे तमाम पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, माइनर की लाइबिलिटी लिमिटेड होगी। और माइनर का शेयर जो होगा, शेयर से मुराद है कि जो पैसे उसने इन्वेस्ट किए हैं, जितने पैसे उसने पार्टनरशिप में दिए हैं एज ए काइंड ऑफ कैपिटल, वो लाइबल होगा फॉर द एक्ट्स ऑफ। तो माइनर को नुकसान हो सकता है पार्टनरशिप के अंदर बेनिफिट्स में एडमिट होने में। वो नुकसान ये हो सकता है कि फॉर एग्जांपल अगर उसने पार्टनरशिप में एडमिट होने के लिए 20 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हैं, तो उसके वो 20 लाख रुपए जा सकते हैं। हाँ, उसकी कोई फर्दर पर्सनल लाइबिलिटी नहीं होगी, वो लिमिटेड होगी उसकी लाइबिलिटी टू द अमाउंट इन्वेस्टेड। डिसेबिलिटीज, एक तो माइनर को जो है वो पार्टनर नहीं समझा जाएगा। ही वुड बी कॉल्ड कि ही हैज़ बीन एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप बट ही इज़ नॉट अ पार्टनर। ये माइनर जो है वो पार्टनर्स के अगेंस्ट कोई केस फाइल नहीं कर सकता, ना प्रॉफिट के लिए ना प्रॉपर्टी के लिए, अनलेस कि पार्टनरशिप से वो अपना रिलेशन ख़त्म कर ले।
वो हम देखेंगे कि कैसे ख़त्म कर सकता है। उसमें एक सर्टेन टाइम आता है मेजॉरिटी के बाद, जब वो चाहे तो पार्टनर के तौर पे कंटिन्यू कर सकता है और चाहे तो ना करे। नॉट इंटाइटल्ड टू हैव एक्सेस टू बुक्स अदर देन अकाउंट्स। वंस अगेन लेजर्स वगैरह तक उसकी एक्सेस नहीं होगी। हाँ, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं जैसे एनुअल बनती हैं प्रॉफिट की फिगर के लिए, उन तक उसकी एक्सेस होगी। अब एक माइनर जब एडमिट हुआ था पार्टनरशिप में, उसके बाद उसकी एज जाहिर बात है वक्त के साथ बढ़ जाती है। तो जब वो मेजॉरिटी अटेन कर लेगा तो फिर क्या होगा? द माइनर पार्टनर हैज टू डिसाइड विद इन 6 months whether he shall continue in the firm or leave it. सो मेजॉरिटी अटेन करने पर माइनर ने ये फैसला करना है 6 मंथ के अंदर कि वो क्या पार्टनरशिप में कंटिन्यू करेगा या छोड़ देगा। अब ये 6 मंथ कब से काउंट होंगे? जिस दिन वो मेजॉरिटी अटेन करता है, यानी हिज 18th बर्थडे, और व्हेन ही फर्स्ट कम्स टू नो दैट ही हैड बीन एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप विच एवर इज लेटर। अब ये कैसे हो सकता है कि एक माइनर को पता ही ना हो कि वो एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप है? क्योंकि बाज़ माइनर के बिहाफ पर ये जो उसे पार्टनरशिप में एडमिट किया गया होता है वो उसके पेरेंट्स ने किया होता है या उसके गार्डियन ने किया होता है। तो हो सकता है कि उसकी नॉलेज में ना हो कि वो एक पार्टनरशिप के अंदर उसकी इन्वेस्टमेंट है, और वो 18 ईयर्स का हो जाए तो उसके कुछ अरसे बाद उसको पता चले कि उसको एक पार्टनरशिप के बेनिफिट्स में एडमिट किया गया। विद इन दिस पीरियड ही शुड गिव अ पब्लिक नोटिस ऑफ हिज चॉइस। अब ये 6 मंथ का टाइम है, इसके अंदर उसे पब्लिक नोटिस देना कि वो पार्टनर बनेगा या नहीं बनेगा। अगर वो पब्लिक नोटिस नहीं देता तो समझा जाएगा कि वो पार्टनर बन जाए इन द फर्म ऑन द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ आफ्टर ऑब्टेनिंग मेजॉरिटी। तो फिर अगर 6 मंथ का जो टाइम है वो गुजर जाता है और उसने अभी तक पब्लिक नोटिस नहीं दिया तो ही ऑटोमेटिकली बिकम्स अ पार्टनर। एग्जाम्पल 109 है जी हमारे पास। सेलिना, अ माइनर, वॉज एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ अ फर्म कंसिस्टिंग ऑफ एंजेलिना, जेनिफर एंड जूलिया, 3 एडल्ट पार्टनर्स। तो ये एडमिशन ओके है। विद इन 6 months आफ्टर अटेनिंग मेजॉरिटी, सेलिना गिव्स पब्लिक नोटिस दैट शी हैज़ बिकम अ रेगुलर पार्टनर। ओके, शी हैड चॉइस कि वो पार्टनर बनना चाहती हैं या नहीं बनना चाहती हैं, एंड शी चोज के वो बनना चाहती हैं। बट जूलिया एंड जेनिफर, दो 2 ऑफ द पार्टनर्स, रिफ्यूज टू टेक हर। वो नहीं चाहते कि वो पार्टनर बने। द रिफ्यूजल इज नॉट जस्टिफाइड, लेकिन वो मना नहीं कर सकते क्योंकि ये चॉइस माइनर के पास है, ये चॉइस बाकी पार्टनर्स के पास नहीं है। अब सेलिना बिकम्स अ फुल फ्लैश पार्टनर as she has elected to become a partner within 6 months of her attaining majority, and other partners cannot refuse to take her as a partner. तो एंजेलिना, जेनिफर या जूलिया के पास ये चॉइस नहीं है कि वो सेलिना को एक्सेप्ट करें या ना करें। ये सेलिना का ऑप्शन है लॉ के मुताबिक कि शी वांट्स टू बिकम अ पार्टनर और नॉट वांट टू बिकम अ पार्टनर। एग्जाम्पल 110, A, B and C, partners of a firm, admitted D, a minor, to the benefits of the firm. D attained majority on 6 March 2007। तो डी की बर्थडे 18 बर्थडे हो गई इस दिन। ही बिकेम अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट ही हैज बीन एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ द फर्म ऑन 16 अगस्त 2007, सम 5 months लेटर। तो दोनों में से जो बाद का टाइम होता है उससे टाइम कैलकुलेट होता है। बीइंग अनडिसाइडेड अबाउट द सिचुएशन, ही प्रेफर टू वेट फॉर सम टाइम बिफोर अनाउंसिंग हिज डिसीजन अबाउट ज्वाइनिंग द फर्म। यानी पब्लिक नोटिस नहीं दिया, और 27 फरवरी 2008 the firm suffered heavy losses due to an unforeseen event. A, B, and C informed D that on account of such losses, his capital in the firm has been reduced by 40%. Discuss the rights and liabilities of D in the above situation. एक तो देखना है हमने 6 मंथ कब से काउंट करने हैं। तो 6 मंथ होते हैं अटेनिंग द मेजॉरिटी और या बिकमिंग अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट इज अ पार्टनर, उनमें से विच एवर इज लेटर। तो दैट डेट इज दिस। इस डेट से इस दिन तक 6 मंथ से ज़्यादा का टाइम गुजर गया। क्योंकि अगर आप 16 अगस्त से देखेंगे तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, फरवरी की 16th को जो है 6 मंथ कंप्लीट हो गए, 10-11 दिन ऊपर हो गए। तो ऑलरेडी टाइम गुजर चुका है, और जब टाइम गुजर चुका हो तो ऑटोमेटिकली एक शख्स पार्टनर कंसीडर किया जाता है।
तो राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ डी देखनी है. D becomes a partner in the firm after 6 months of the date on which he became aware of the fact that he was entitled to the benefits of the firm, that is 16th Feb 2008. So 16 August से 6 month. Therefore he shall be liable to share of losses. तो अब वो सिर्फ बेनिफिट्स में के लिए इंटाइटल्ड नहीं है, उसे लॉसेस भी शेयर करने होंगे इनकर्ड देयर आफ्टर. हिज फेलियर टू अनाउंस हिज डिसीजन विल हैव नो बेयरिंग ऑन द सिचुएशन. क्योंकि जब कोई पब्लिक नोटिस नहीं देता तो फिर समझा जाता है कि उसने पार्टनर बनना एक्सेप्ट कर लिया, ये लॉ का रूल है. अब क्या इम्पैक्ट्स आते हैं जब एक शख्स पार्टनर बनने को इलेक्ट करता है? तो उसकी पर्सनल लाइबिलिटी होती है. हालांकि एज अ माइनर उसकी पर्सनल लाइबिलिटी नहीं होती, लेकिन जब वो पार्टनर बन जाता है तो उसकी पर्सनल लाइबिलिटी बन जाती है. और पर्सनल लाइबिलिटी कब से बनती है? सिंस द डेट ऑफ एडमिशन टू द बेनिफिट्स ऑफ द फर्म. डेट ऑफ मेजोरिटी से नहीं, डेट ऑफ पब्लिक नोटिस से नहीं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. दूसरा, सेम शेयर इन प्रॉफिट्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म टू विच ही वाज एडमिटेड एज अ माइनर, इंटाइटल्ड एज अ माइनर. तो जो प्रॉफिट और प्रॉपर्टी का उसका शेयर डिसाइड हुआ था सेम रहेगा. अब अगर वो ये चॉइस करता है कि वो पार्टनर नहीं बनना चाहता तो क्या हो? अगर उसका फैसला ये है कि वो पार्टनर नहीं बनना चाहता तो पब्लिक नोटिस के दिन तक वो माइनर ही कंसीडर होगा. हालांकि उसकी डेट ऑफ मेजॉरिटी आ गई है, लेकिन पब्लिक नोटिस की डेट तक वो उस पार्टनरशिप में माइनर ही कंसीडर होगा. नंबर 2, वो फर्म के किसी एक्ट्स के लिए लाइबल नहीं होगा आफ्टर द डेट ऑफ पब्लिक नोटिस. हालांकि उसका जो शेयर है, जो उसने इन्वेस्टमेंट की हुई है, वो एक्ट ऑफ फर्म के लिए लाइबल है अप टू द डेट ऑफ पब्लिक नोटिस, या उसकी मेजॉरिटी की एज से पहले भी वो लाइबल होता है, लेकिन पब्लिक नोटिस के बाद वो लाइबल नहीं होगा. तीसरी बात ये कि अब वो पार्टनर्स पे केस कर सकता है, प्रॉपर्टी के शेयर भी हासिल करने के लिए और प्रॉफिट्स के लिए भी. अगर वो समझता है कि उसे सही प्रॉफिट नहीं दिया जा रहा या उसके पैसे वापस नहीं किए जा रहे तो वो उसके लिए केस कर सकता है. तो अब हम सारे पास्ट एग्जाम्स देखेंगे जिसमें से मोस्टली का ताल्लुक माइनर के एडमिशन टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप पे होगा, और कुछ अदरवाइज भी बाकी जो चैप्टर से भी रिलेट कर रहे होंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन के अलावा जो बाकी सारे पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन हैं कुछ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और बाकी सारे इस वीडियो के अंदर कवर हो रहे होंगे. तो सिचुएशन हम देखते हैं जी. सबसे पहले हमारे पास एग्जाम्पल 111 है, 2014 का ये पास्ट एग्जाम है. तो रुस्तम, महमूद एंड वली आर पार्टनर्स इन अ फर्म. Wali wants to admit his 16-year-old son रागिब एज अ न्यू पार्टनर. तो एज अ पार्टनर तो नहीं कर सकते, एडमिट कर सकते हैं माइनर एडमिशन के तौर पे. अंडर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट कैन रागिब बी एडमिटेड टू द पार्टनरशिप बिजनेस? यस. टू द बेनिफिट्स वो एडमिट हो सकता है, एज अ पार्टनर नहीं हो सकता. स्टेट द राइट्स, लाइबिलिटीज एंड लिमिटेशंस ऑफ रागिब इफ ही इज एडमिटेड टू द पार्टनरशिप बिजनेस. तो क्वेश्चन की एक तो देखिए 4 पॉइंट्स हैं जो आपको आंसर देना है. उसमें ये 4 बातें डिस्कस होनी चाहिए. तो पहली बात आपने डिस्कस की कि जी पार्टनरशिप एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, माइनर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकता क्योंकि उसके साथ तो जो एग्रीमेंट्स हैं वो वाइड एब इनिशियो होते हैं. अकॉर्डिंगली माइनर जो है वो पार्टनर नहीं बन सकता, लेकिन उसे बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप के अंदर एडमिट किया जा सकता है विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स. लेकिन उससे पहले ही एक पार्टनरशिप एग्जिस्ट करती हो, जैसे कि इस सिचुएशन में भी करती है. अब राइट लाइबिलिटीज अगर उसे एडमिट किया जाता है बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप में, तो राइट होगा उसका टू शेयर प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट्स, अकाउंट्स, लेकिन नॉट बुक्स, और वो इंसॉल्वेंट एडजस्ट नहीं किया जाता. लाइबिलिटीज क्या है? पर्सनली नॉट लाइबल, लेकिन उसका शेयर लाइबल है फॉर एक्ट्स ऑफ फर्म. लिमिटेशंस क्या है? पार्टनर का स्टेटस नहीं है और वो बिजनेस के कंडक्ट में हिस्सा नहीं ले सकता, पार्टनर्स पे केस फाइल नहीं कर सकता, और बुक्स अदर देन अकाउंट्स, अकाउंट्स तो ओके है लेकिन बुक्स पर उसकी एक्सेस नहीं होगी. ऑटम 2017 में 5 मार्क्स का क्वेश्चन है. वसीम, अहमद एंड सलमान आर पार्टनर्स इन अ फर्म. सलमान डाइड इन अ प्लेन क्रैश. Wasim and Ahmad agreed to admit Salman's minor son Noman to the benefits of partnership. 1. Why? 2. Because Salman was a partner. 3. Because Salman was a partner. 4. Because Salman was a partner. 5. Because Salman was a partner. 6. Because Salman was a partner. 7. Because Salman was a partner. 8. Because Salman was a partner. 9. Because Salman was a partner. 10. Because Salman was a partner. 11. Because Salman was a partner. 12. Because Salman was a partner. 13. Because Salman was a partner. 14. Because Salman was a partner. 15. Because Salman was a partner. 16. Because Salman was a partner. 17. Because Salman was a partner. 18. Because Salman was a partner. 19. Because Salman was a partner. 20. Because Salman was a partner. 21. Because Salman was a partner. 22. Because Salman was a partner. 23. Because Salman was a partner. 24. Because Salman was a partner. 25. Because Salman was a partner. 26. Because Salman was a partner. 27. Because Salman was a partner. 28. Because Salman was a part
तो माइनर को हो गया। नोमान अटेन्ड मेजॉरिटी ऑन 6 जून। He became aware of the fact that he had been admitted to the benefits of partnership on 16 July 2016। सो डेट जो अप्लाई होती है विच एवर इज लेटर, तो बाद वाली डेट हम यूज करेंगे। अब इससे 6 मंथ का टाइम देखा जाएगा। बीइंग अनडिसाइडेड अबाउट ज्वाइनिंग द फर्म एज अ पार्टनर, ही प्रेफर टू वेट फॉर सम टाइम। तो पब्लिक नोटिस तो कोई नहीं दिया। ऑन 10 जनवरी 2017 the firm suffered heavy losses due to a fire in one of its factories. Wasim and Ahmed informed Noman that on account of losses, his entire capital has been wiped off and he is required to contribute 1 lakh to enable the firm to settle its liabilities. तो क्या 6 मंथ गुजर गए? 6 मंथ कंप्लीट होंगे 16 जनवरी को, तो टाइम जो है वो 6 मंथ का नहीं गुजरा। Under the provision of Partnership Act, analyze the above situation, advise whether Noman would be regarded as a partner, also state his liabilities towards the losses if any। तो 3 बातें हमने रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपने आंसर में रिफ्लेक्ट करनी है। सो सिंपल सी बात, अगर इसको जनरली क्वेश्चन को सामने रखते हुए डिस्कस करें तो पहला पॉइंट तो ये है कि इस अबव सिचुएशन में देखें तो अभी तक उसका 6 मंथ का टाइम नहीं पूरा हुआ और ये नोमान के पास ऑप्शन है कि वो पार्टनर के तौर पे कंटिन्यू करना चाहता है या नहीं करना चाहता। तो वो अगर कहता है कि नहीं मैं पार्टनर के तौर पे कंटिन्यू नहीं करना चाहता और इसका पब्लिक नोटिस दे देता है तो वो इस लॉस को बेयर करने के लिए लायबल नहीं है और वो फिर पार्टनर कंसीडर नहीं होगा, उसका स्टेटस ऑफ माइनर ही रहेगा टिल द डेट ऑफ पब्लिक नोटिस। सो नोमान वुड ओनली बी कंसीडर पार्टनर इन द फर्म अगर वो पब्लिक नोटिस दे दे फ्रॉम द 6 मंथ। ये रूल बता दिया लॉ का। इफ नोमान फेल्स टू गिव सच नोटिस ही शैल बिकम अ पार्टनर ऑन द एक्सपायरी ऑफ अबव 6 मंथ, जो कि 15 जनवरी को 6 मंथ पूरे हो रहे हैं। सिंस अप टू 10 जनवरी द फर्म हैज सफर्ड हैवी लॉसेस, नोमान स्टेटस इन द फर्म हैड नॉट बीन डिटरमाइंड whether he is or he is not a partner in the firm. Noman would not be liable to pay additional 1 lakh if he gives public notice of not becoming a partner and would only be liable up to the extent of his share in the firm. Describe the liabilities of partner for the acts of firm. तो पार्टनर लाइबल है एक्ट्स ऑफ द फर्म के लिए। द फर्म फॉर रॉन्गफुल एक्ट्स ऑफ अ पार्टनर, तो फर्म थर्ड पार्टीज को लाइबल है अगर वो काम एक्चुअल और अपेरेंट अथॉरिटी के अंदर हुआ है। द फर्म फॉर मिस एप्लीकेशन ऑफ मनी और प्रॉपर्टी बाय द पार्टनर, तो मिस एप्लीकेशन का रूल ये होता है कि या तो पार्टनर ने ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में वो पैसे लिए हों या फर्म ने उसे जो है ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में वो पैसे लिए हों, उसके बाद पार्टनर ने मिस अप्लाई किए हों। तो एवरी पार्टनर इज लाइबल ज्वाइंटली विद ऑल द अदर पार्टनर्स एंड ऑल्सो सेवरली, यानी उस पर अलग केस भी हो सकता है और कंबाइन भी हो सकता है फॉर ऑल एक्ट्स ऑफ द फर्म वाइल ही इज अ पार्टनर। रॉन्गफुल एक्ट्स ऑफ द पार्टनर के लिए जो फर्म है वो लाइबल होगी, लेकिन शर्त यह है कि अगर पार्टनर ने जो एक्ट किया था वो विद द अथॉरिटी ऑफ हिज पार्टनर था तो थर्ड पार्टी को लाइबल होगा। ऑल्दो द फर्म इज लाइबल टू थर्ड पार्टी, लेकिन फिर जिस पार्टनर की फॉल्ट है उससे बाकी पार्टनर्स जो हैं वो क्लेम कर सकते हैं। तो जो भी अमाउंट होगी तो जिस पार्टनर ने फ्रॉड किया है वो अल्टीमेटली उसको बेयर करेगा। मिस एप्लीकेशन ऑफ मनी के लिए फर्म लायबल है दो सिचुएशंस में, जहां पार्टनर ने अपेरेंट अथॉरिटी में कोई पैसे रिसीव किए हों या फर्म ने इन द कोर्स ऑफ बिजनेस पैसे रिसीव किए हों और फिर वो पार्टनर ने मिस अप्लाई कर दी। तो इन दो सिचुएशन में फर्म लायबल होगी। जी, the authority of a partner to bind the firm is called implied authority. List the acts which cannot be exercised by partner as his implied authority. तो in the absence of usage or custom 8 पॉइंट्स हैं जिनको हम कहते हैं कि जी जहां पर स्टैट्यूटरी रिस्ट्रिक्शंस हैं ऑन इम्प्लाइड अथॉरिटी, यानी ये सब काम वो हैं जो कि तब किए जा सकते हैं जब एक्चुअल अथॉरिटी हो और इम्प्लाइड अथॉरिटी की बेस पर नहीं किए जा सकते, जिसमें आर्बिट्रेशन है, बैंक अकाउंट ओपन करना है, लीगल कंप्रोमाइज़ है, विड्रॉल ऑफ केस है फ्रॉम द कोर्ट, लाइबिलिटी को कोर्ट में एडमिट करना है, इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर करना, ट्रांसफ़र करना या पार्टनरशिप के बिहाफ पर एक और फर्म के साथ पार्टनरशिप में एंटर होना।
तो ये 8 पॉइंट सिंपली रिप्रोड्यूस करने। Explain the concept of holding out as described in the Partnership Act 1932। सो होल्डिंग आउट का कॉन्सेप्ट ये होता है कि जहां एक शख्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट करता है, शो ये करता है कि वो पार्टनर है, और बाद में उसकी इस रिप्रेजेंटेशन की बेस पर, इस फेथ पर थर्ड पार्टी फर्म के साथ कोई ट्रांजैक्शन कर लेती है, तो फिर वो उस शख्स को भी लायबल करार देगी, उससे भी एज अ पार्टनर जो है रिकवरी कर सकती है, बिकॉज ही वुड बी स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग दैट ही इज अ पार्टनर। इफ अ पर्सन रिप्रेजेंट्स टू द आउटसाइड वर्ल्ड by word spoken or written or by his conduct, express or implied, by lending his name that he is a partner in certain partnership firm, he becomes liable as a partner in that firm to anyone who has on the faith of such representation granted credit to the firm, whether the person representing himself or allowing himself to be so represented does or does not know that the representation has reached the person so giving credit। तो ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग है कि रिप्रेजेंटेशन ए ने दी बी को, बी ने सी को बताया और सी ने फर्म को क्रेडिट दे दिया, तब भी ए लायबल होगा। The doctrine of holding out a stopple does not extend to where after a partner death the business is continued। तो इंसॉल्वेंसी और डेथ की सूरत में तो डॉक्ट्राइन ऑफ होल्डिंग आउट अप्लाई नहीं होती, लेकिन रिटायरमेंट के बाद अगर एक पार्टनर ने पब्लिक नोटिस नहीं दिया तो होल्डिंग आउट अप्लाई हो सकता है। हमारे पास एक और सिनेरियो है। मेहर, आबिद, रानी एंड अजरा were partners in Abid Associates, a firm of town planners and consultants। बारी बिल्डर्स सप्लाई गुड्स टू आबिद एसोसिएट ऑन क्रेडिट। ठीक है जी, थर्ड पार्टी है बारी बिल्डर्स। आबिद डाइड ऑन 5 जनवरी 2015। मेहर, रानी एंड अजरा डिसाइडेड टू कंटिन्यू द बिजनेस इन द ओल्ड फर्म्स नेम, यानी आबिद एसोसिएट के नाम से कंटिन्यू करेंगे। हाउएवर नीदर द सर्वाइविंग पार्टनर नॉर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आबिद गेव पब्लिक नोटिस। तो पब्लिक नोटिस नहीं दिया गया। ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ अ मेजर क्लाइंट, Abid Associate was facing difficulty in making payment to Bari Builders। When Bari Builders investigated the matter, they came to know about the death of Abid। तो उन्हें बाद में पता चला उनके जब पैसे नहीं पूरे हो रहे थे तो उन्होंने जरा सी इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि एक मेन पार्टनर की तो डेथ हो गई है। दे हैव नाउ फाइल्ड सूट फॉर द रिकवरी ऑफ आउटस्टैंडिंग बैलेंस सेवरली, यानी अलग अलग, अगेंस्ट आबिद स्टेट एंड मेहर। अच्छा, दो पार्टनर्स पर केस किए उन्होंने। एज द क्रेडिट वाज एक्सटेंडेड ऑन द फेथ ऑफ आबिद एंड मेहर, क्योंकि इनकी फाइनेंशियल पोजीशन को देखते हुए उन्होंने केस किया था। तो इन व्यू ऑफ द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट एक्सप्लेन whether Bari builders are justified in filing the above suit and would they succeed in recovering the outstanding amount under the above circumstances। ये केस तो उनका वैलिड है, लेकिन आबिद की स्टेट से रिकवर नहीं कर सकेंगे, क्योंकि डेथ के केस में होल्डिंग आउट अप्लाई नहीं होता और पब्लिक नोटिस देना जरूरी नहीं होता। डेथ और इंसॉल्वेंसी में, रिटायरमेंट की केस में देना होता है। और मेहर से वो ऑब्वियसली रिकवर कर सकते हैं, और बाद में जो मेहर है वो रानी और अजरा से भी रिकवर कर सकते हैं। Where after a partner's death the business is continued in the old firm name, the continued use of that name or deceased partner's name as part thereof shall not of itself make his legal representative or his state liable for any act of the firm done after his death। Bari builders cannot sue Abid state for the recovery of outstanding amount of the credit which was extended after Abid's death। पहले वाले के लिए कर सकते हैं। However, Bari builders can recover the outstanding amount from Abid state only if the credit was extended to the firm before। आफ्टर नहीं कर सकते, बिफोर डेथ वाले टाइम के लिए कर सकते हैं। मोर ओवर, सिंस एवरी पार्टनर इज लायबल ज्वाइंटली विद ऑल द अदर पार्टनर्स एंड आल्सो सेवरली, ये बेसिक रूल है ज्वाइंट एंड सेवरल लायबिलिटी का पार्टनरशिप में। फॉर ऑल एक्ट्स ऑफ द फर्म डन वाइल इज अ पार्टनर, बारी बिल्डर्स मे फाइल अ सूट अगेंस्ट मेहर फॉर द रिकवरी ऑफ आउटस्टैंडिंग बैलेंस एंड सक्सीड, provided Meher was a partner in the firm at the time when credit was extended to the firm, which is quite obvious in the question। और फिर मेहर जो है वो बाकी दो पार्टनर से भी उसको उनका शेयर रिकवर कर सकता है। राहिल, समीना एंड उमेर have agreed to constitute a partnership for carrying on a business of printing study text for CA students in Peshawar।
Rahil wants to specify the rights and duties of partners in partnership agreement so that these can be changed with mutual consent of all the partners, whereas Samina and Umair do not consider it necessary and believe that the implied authority may be extended to bind the firm whenever required. तो अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? 3 मार्क्स, 4 मार्क्स एंड 3 मार्क्स, तो पूरे 10 मार्क्स का क्वेश्चन है. अंडर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट लिस्ट द जनरल ड्यूटी ऑफ पार्टनर्स. लिस्ट करनी है, सिर्फ डिटेल में नहीं बतानी. विच कैन नॉट बी मॉडिफाइड बाय एन एग्रीमेंट अमंगस्ट देम. तो ये 8 ड्यूटीज हमने इस पर एक सेपरेट वीडियो की थी जिसका टाइटल था जनरल ड्यूटीज ऑफ पार्टनर, वो यहाँ पर आपने लिस्ट करनी है. अंडर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट लिस्ट द रिस्ट्रिक्शन इम्पोज्ड ऑन द इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ अ पार्टनर इन एब्सेंस ऑफ एनी यूजेज और कस्टम ऑफ ट्रेड. तो ये भी रिस्ट्रिक्शंस पर जो है ऑफ इम्प्लाइड अथॉरिटी पे, अथॉरिटी ऑफ पार्टनर के ऊपर एक वीडियो हमने की है, तो वो इसमें वो सिंपली रिस्ट्रिक्शन लिख देंगे. ये रिस्ट्रिक्शन भी टोटल 8 हैं. In the above partnership business, assume Umair is a minor who has been admitted to the benefits of partnership. ठीक है जी, assume कर लिया with the consent of Rahil and Samina, then fine. Under the provision of partnership act, list the rights and liabilities of Umair before attaining majority. अच्छा, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अपेरेंटली ये लगता है कि ये एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन इसके अंदर जो आंसर है उसके अंदर सिनेरियो ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि चीज़ें लिस्ट करनी है और वो स्पेसिफिक इस पार्टनरशिप से रिलेट करके नहीं करनी. जनरली भी आप यहाँ पे नाम बदल भी देते, थोड़ा सा स्टडी टेक्स्ट के बजाय कुछ और प्रिंटिंग का कर देते या प्रिंटिंग के अलावा कोई और ट्रेड कर देते, तब भी यही सब कुछ आंसर में होता. सो जनरल ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स जो टोटल 8 ड्यूटीज़ हैं वो लिस्ट करनी है, डिटेल्स देने की ज़रूरत नहीं है. इसी तरह रिस्ट्रिक्शंस ऑन द इम्प्लाइड अथॉरिटी भी लिस्ट करनी है, जिसमें आर्बिट्रेशन है, बैंक अकाउंट, कंप्रोमाइज, विड्रॉल ऑफ सूट, ट्रांसफर एंड एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्सेट्रा. तो ये लिस्ट करने हैं आपने. माइनर की जो पोजीशन है बिफोर अटेनिंग मेजॉरिटी में राइट्स हैं, प्रॉपर्टी और प्रॉफिट्स में शेयर करना, अकाउंट्स तक एक्सेस होना, लेकिन बुक्स पे नहीं, और इंसॉल्वेंट नहीं हो सकता. डिसेबिलिटीज़ ये हैं कि पार्टनर नहीं होगा, स्टेटस ऑफ पार्टनर नहीं होगा, पार्टनर्स के अगेंस्ट सूट फाइल नहीं कर सकता, अकाउंट्स के अलावा बाकी बुक्स को एक्सेस नहीं कर सकता. अमजद enjoys a very good credit standing in the market. Good. काशिफ, ऑनर ऑफ काशिफ इलेक्ट्रॉनिक्स, रिप्रेजेंट अमजद एज हिज पार्टनर. ओके, तो काशिफ की तरफ से एक रिप्रेजेंटेशन है. कलीम ऑन द फेथ ऑफ सच रिप्रेजेंटेशन सप्लाइड लैपटॉप टू काशिफ. ओके, अच्छा, जो रिप्रेजेंटेशन है वो अमजद की तरफ से नहीं है, काशिफ की तरफ से. काशिफ डिफॉल्टेड and Kaleem filed a suit for the recovery of the amount against both Amjad and Kashif. Under the provision of Partnership Act, analyze the above situation and explain whether Amjad would be liable to pay the outstanding amount to Kaleem. Now, यहाँ पर ये सारी बात डिपेंड करती है कि क्या अमजद ने भी कोई रिप्रेजेंटेशन दी थी कलीम को, या किसी और थर्ड पार्टी को जिससे कलीम तक पहुंची हो, और कलीम ने उस फेथ की बेस पर, उस रिप्रेजेंटेशन की फेथ की बेस पर जो है गुड्स क्रेडिट पर दी हूँ. अगर तो ऐसा है फिर तो अमजद को लायबल होगा. अगर अमजद की नॉलेज के बगैर ऐसी रिप्रेजेंटेशन दी गई थी या अमजद के सामने रिप्रेजेंटेशन दी गई थी और उसने क्लियरली डिनाई कर दिया था, तो फिर अमजद की कोई लायबिलिटी नहीं होगी. अमजद वुड बी रिगार्डेड एज पार्टनर बाय स्टॉपल और होल्डिंग आउट इफ वो नोइंगली परमिट करता है और कलीम उसकी रिप्रेजेंटेशन की बेस पर जो है क्रेडिट देता है. लेकिन अमजद होल्डिंग आउट पार्टनर कंसीडर नहीं होगा. अच्छा, सिनेरियो में आप देखें कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें अमजद की तरफ से रिप्रेजेंटेशन आई हो. इफ ही हैज डिनाइड काशिफ रिप्रेजेंटेशन इन पब्लिक होल्डिंग हिम एज अ पार्टनर इन द फर्म, और इफ ही हैज नो नॉलेज ऑफ काशिफ रिप्रेजेंटेशन. सो यहां पर देखें कि अगर अमजद को नॉलेज ही नहीं है अबाउट दिस रिप्रेजेंटेशन, तो अमजद इज नॉट लायबल फॉर दैट, क्योंकि उसकी तरफ से रिप्रेजेंटेशन एक्सप्रेस या इम्प्लाइड नहीं हुई, तो वो होल्डिंग आउट पार्टनर कंसीडर नहीं होगा. असगर, बाबर एंड करीम आर कैरिंग ऑन एग्रीकल्चरल बिजनेस इन पार्टनरशिप.
They have agreed to share the profits in the ratio 4:3:2 respectively. Kareem is not liable for the losses of the firm. यानी करीम इज पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली. बस इसमें आपने इस बात का याद रखना है कि जो पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली होता है वो थर्ड पार्टीज की तरफ उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड ही होती है. ये पार्टनर्स के दरमियान शेयरिंग के अंदर वो लॉस शेयर नहीं करेगा, लेकिन थर्ड पार्टीज के लिए वो फुली लायबल. अंडर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट एनालाइज एंड कमेंट ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सिचुएशन. यानी ये दोनों पार्ट एक दूसरे से कनेक्ट नहीं करते, दोनों को अलग अलग जहन में रख के आपने सॉल्व करना है. 3 मार्क्स ईच के हैं. स्प्रिंग 2017 का पेपर है. Asghar, who is responsible for procurement, has suggested to buy seeds and pesticides from Zubair Enterprise. तो काम भी procurement का ही करता है और उसने एक supplier suggest किए. Of crop product as a seed and pesticide offered by him are of good quality and at very reasonable price. तो फिर तो बड़ी अच्छी बात है. However, Babar is not in agreement with Asghar. अच्छा, 3 पार्टनर हैं तो 2 में डिसएग्रीमेंट है, तो तीसरे पार्टनर से कंसल्टेशन भी ले लेनी चाहिए. तो इस तरह का जो डिसीजन है, क्योंकि ये नेचर ऑफ बिजनेस से रिलेट नहीं कर रहा या और पार्टनरशिप की कॉन्स्टिट्यूशन को अफेक्ट नहीं कर रहा, तो ये सिंपल मेजॉरिटी से हो जाएगा. 3 पार्टनर हैं, 2 पार्टनर जो फैसला कर देंगे वो फाइनल समझा जाएगा. तो कंसल्टेशन करनी चाहिए. असगर को खुद से परचेज ये नहीं करनी चाहिए विदाउट कंसल्टेशन ऑफ अदर पार्टनर्स, और मेजॉरिटी का जो फैसला उसके मुताबिक करना चाहिए. सेकेंड है, इन फरवरी 17 द पार्टनरशिप इनकर्ड सब्सटेंशियल लॉसेस due to heavy floods in the area and partnership assets are not sufficient to meet the firm's liability. A number of creditors have filed a suit for recovery of the amount from Kareem. तो क्या करीम से रिकवर कर सकते हैं? Yes, they can recover. करीम लॉसेस के लिए लायबल नहीं है पार्टनरशिप फर्म के अंदर, लेकिन करीम लायबल है टू थर्ड पार्टीज फुली. ये अलग बात है कि फिर पार्टनर्स आपस में कैसे हिसाब किताब करते हैं, वो उनके एग्रीमेंट के मुताबिक किया जाएगा. सो आंसर भी हम देखते हैं कि Asghar cannot take decision without consultation with other partners. Every partner has a right to express his opinion. तो जो मेजॉरिटी का डिसीजन हो उसके मुताबिक फैसला करना चाहिए. दूसरा ये कि एवरी पार्टनर इज लायबल जॉइंटली एंड आल्सो सेवरली. तो पार्टनर मे नॉट शेयर इन द बिजनेस लॉसेस येट हिज लायबिलिटी टुवर्ड आउटसाइडर विल बी अनलिमिटेड. If the partnership assets are insufficient to meet the firm liability, Kareem would have to repay the amount personally. However, Kareem can recover the amount which he is called upon to pay the creditor from Asghar and Babar. क्योंकि वो लॉसेज में शेयर नहीं करेगा, उसका ये एग्रीमेंट असगर और बाबर के साथ है, बाकी थर्ड पार्टीज के साथ उसका ये एग्रीमेंट नहीं है. स्प्रिंग 2018 का क्वेश्चन. इन 2014 Majid and Ibaz started a business of sale and repair of vehicles under the name of ME Motors. Majid sold one of the vehicles which came for repair to Zahid for 10 million. ये देखें, ये गलत काम किया कि जो रिपेयर के लिए व्हीकल आया था वो किसी और को सेल कर दिया. Zahid on finding out that Majid did not have the legal title of the car sold MEM. अब देखें, वो जब कस्टमर को पता चला कि भाई ये तो इन्होंने गाड़ी मुझे बेच दी है, पैसे ले लिए हैं, लेकिन गाड़ी तो इनके नाम पर ही नहीं है, तो उसने जो है केस कर दिया. अंडर द प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट डिस्कस हु विड बी लायबल फॉर डैमेजेस इन द बस सिचुएशन. अब यहां पर ये देखें कि पार्टनरशिप की ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में आता है सेल. तो जो ट्रांजैक्शन हुई है वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में हुई है, इसलिए ये एक्ट ऑफ फर्म कंसीडर होगा, और एक्ट ऑफ फर्म कंसीडर होगा तो फर्म लायबल होगी. हालांकि गलती जो है वो एक पार्टनर की है, दोनों की नहीं है, तो जाहिद जो है वो किसी भी पार्टनर से पैसे रिकवर कर सकता है. थर्ड पार्टी दोनों पे जॉइंटली केस कर दे, खाली माजिद पे केस करके पैसे रिकवर कर ले, खाली इबाद पे केस करके रिकवर कर ले, उसकी मर्जी. हाँ, उसके बाद क्योंकि गलती अल्टीमेटली जो है वो माजिद की है, तो माजिद शैल इंडेमनीफाई MEM, और इबाद अपने को पार्टनर को उसे इंडेमनीफाई करना चाहिए फॉर द लॉस जो उसके फ्रॉड और कंडक्ट की वजह से हो. Taqi, Saqib and Ibrar are partners in a trading firm. By an agreement among themselves, they decided that no partner shall have the authority to buy or sell goods beyond the limit of rupees 20,000 without the consent of other partners. Ignorant of this restriction, Wajid, जो एक थर्ड पार्टी है, sold goods worth rupees 45,000 to Saqib
हु डिड नॉट कंसल्ट विद द अदर पार्टनर। तो साकिब ने खिलाफ वर्जी कर दी थी अपनी अथॉरिटी की। इन व्यू ऑफ द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट एक्सप्लेन वेदर द फर्म एंड इट्स पार्टनर आर लायबल टू वाजिद। देखें बात यह है कि जो रिस्ट्रिक्शन ऑन अथॉरिटी है ये बाय पार्टनरशिप डीड है और थर्ड पार्टी को तो उसकी नॉलेज नहीं है, तो ये विद इन इम्प्लाइड अथॉरिटी आएगा और फर्म लायबल होगी अनलेस द थर्ड पार्टी नोज अबाउट द रिस्ट्रिक्शन। बाइंड्स द फर्म अनलेस द पर्सन विद होम ही इज डीलिंग नोज अबाउट द रिस्ट्रिक्शन। तो अगर वाजिद को रिस्ट्रिक्शन का पता था लेकिन पता नहीं था, ये क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बताया हुआ है कि ही वॉज इग्नोरेंट ऑफ दिस रिस्ट्रिक्शन। सो अंडर द गिवन सिनेरियो फर्म एंड ऑल द पार्टनर्स आर ज्वाइंटली एंड सेवरली लायबल। उसके बाद ये है कि जो पार्टनर के अंदर ये होना चाहिए कि साकिब की गलती है अगर कोई मसला आता है तो साकिब की वजह से अगर प्रॉब्लम आता है तो तकी और इब्रार उससे कंपनसेशन ले सकते हैं। साहिर एंड सारिम आर लॉयर्स who have entered into a partnership, namely SS Associate. Noreen approached SS Associate for a property dispute case. ठीक है, lawyers के पास जाया जाता है. However, after seeing Sarim's capabilities, Noreen gave 250,000 to Sarim for investment in stocks and bonds at his discretion on her behalf. अब अगर आप देखें तो ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है. लॉयर्स का काम नहीं होता कि वो इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक एंड बॉन्ड्स के लिए जो है एडवाइस करें. सारिम हिड द सेड फैक्ट फ्रॉम साहिर, अपने पार्टनर से छुपाई बात, एंड यूज द मनी टू मीट हिज पर्सनल नीड्स, और पैसे पर्सनल उसमें खर्च कर लिए. सब्सिक्वेंटली नौरीन फाइल्ड अ सूट ऑन द फर्म फॉर द रिकवरी ऑफ 250,000. तो फर्म पे केस कर दी. फर्म पे केस नहीं हो सकता, फर्म इज नॉट लायबल क्योंकि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस की ट्रांजेक्शन नहीं है. इट इज नॉट एक्ट ऑफ अ फर्म, इट इज एक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल पार्टनर. Reason out the validity of suit filed by Noreen, the firm cannot be made liable since the receiving of money by Sarim for investment purposes not in the ordinary course of lawyer's business and accordingly is beyond the scope of his implied authority as partner. Firm is not liable. Yes, he can file a suit on the partner जिसका नाम है Sarim, जिसको पैसे दिए थे उससे रिकवर कर सकते. Spring 2019, 2 marks question only. Faizan and Mehran are partners in a trading firm and have decided that no partner shall have the right to buy or sell goods beyond the value of 1 lakh without consent of the other partner. Due to a sudden crisis in the market, prices of a product started falling sharply. Faizan, without consulting Mehran, sold all the perishable stock worth rupees 950,000 in order to restrict the firm's loss. Can Mehran hold Faizan responsible for misconduct? बात यह है कि फैज़ान ने तो मिसकंडक्ट किया ही नहीं. एमरजेंसी सिचुएशन में तो फर्म को लॉस से प्रोटेक्ट करना ड्यूटी है और उसने अपनी उस ड्यूटी को पूरा किया है कि उसने उसमें एमरजेंसी में एक्ट किया है प्रॉपरली और फर्म को ज़्यादा लॉस से बचाया है. तो यहाँ पर फैज़ान का ये मिसकंडक्ट नहीं है और मेहरान जो है वो उसको रिस्पॉन्सिबल हेल्ड नहीं कर सकता. तो पार्टनर हैज़ अथॉरिटी इन एन एमरजेंसी to do all such acts for the purpose of protecting the firm from loss, as would be done by a person of ordinary prudence in his own case, acting under similar circumstances. और ऐसा एक्ट फर्म को बाइंड भी करता है और फैज़ान जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा बल्कि इसने तो अपनी ड्यूटी को पूरा किया है. मासूम, राहुल एंड नाइला आर पार्टनर्स इन अ ट्रेडिंग फर्म. In 2016, they borrowed rupees 5 lakh from Ishtiaq for purchasing a shop in Multan. तो ट्रेडिंग फर्म में बिल्कुल बोरो कर सकते हैं, इम्प्लाइड अथॉरिटी होती है. द लोन वॉज एग्रीड टू बी रीपेड इन 2 years टाइम. हाउएवर ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस द लोन कुड नॉट बी रीपेड इन टाइम. ओके, तो थर्ड पार्टी केस कर सकती है. बट फॉर द पर्पज ऑफ सेटलिंग द लोन, इश्तियाक जो थर्ड पार्टी है हैज़ ऑफर्ड नाइला, वन ऑफ द पार्टनर्स को ने ऑफर किया टू एडमिट हिज 17-year-old सन. के इश्तियाक ने कहा कि मेरे बेटे को मुनीर को पार्टनर बना लिया जाए. अंडर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट, डिस्कस वेदर मुनीर कैन बी एडमिटेड टू द पार्टनरशिप बिजनेस. बिकॉज ही इज 17 years old, तो ही कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप, नॉट एज पार्टनर. स्टेट मुनीर राइट्स एंड लाइबिलिटी इफ ही इज सो एडमिटेड, तो उसकी राइट्स एंड लाइबिलिटीज भी बताई जा सकती हैं. तो ये रिप्रोडक्शन ही होगी. तो पार्टनरशिप जो है उसमें वो एज अ पार्टनर तो नहीं ऐड हो सकता, बट कैन बी एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप
with the consent of all the partners, not only Naila. बाकी जहाँ तक बात है राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ की, तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने जो है मेंशन कर देने। ये जो लास्ट 2 पॉइंट्स हैं इनका ताल्लुक लाइबिलिटी से, और फर्स्ट 3 जो हैं वो राइट से रिलेट करते हैं। अंडर द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट लिस्ट डाउन एनी फोर रिस्ट्रिक्शन imposed on the implied authority of partner। तो जस्ट 2 मार्क्स हैं, आर्बिट्रेशन, बैंक अकाउंट ओपन करना, कंप्रोमाइज, विदड्रॉल ऑफ सूट। इसके अलावा भी 4 हैं जिसमें जैसे एक्विजिशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है, ट्रांसफ़र ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है, या फिर जो है अथॉरिटी टू एंटर इनटू अनदर पार्टनरशिप विद अनदर फर्म है। तो ये 8 टोटल पॉइंट्स हैं, आप कोई से भी 4 लिख देंगे तो आपको ये मार्क्स मिल जाएंगे। 2015 में 5 मार्क्स का क्वेश्चन, नोमी सुल्तान एंड बहराम have decided to establish a partnership business to run a departmental store। तो ट्रेडिंग है। पार्टनरशिप बिजनेस was started in January 15, in March 15 बहराम received an overdraft of 1 lakh from the partnership bank। अच्छा, ट्रेडिंग पार्टनरशिप है तो बैंक से लोन ले सकते हैं, बोरिंग कर सकते हैं, इम्प्लाइड अथॉरिटी होती है। He informed the bank that the money would be used to construct a new cash counter in the departmental store। तो बैंक ने जो लोन दिया वो भी ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के लिए दिया। However, he used the money to pay his wife's Dubai trip। अब ये पैसों को मिसयूज कर लिया, मिसअप्लाई कर लिया। Advise Nomi Sultan and Behram about their rights and liabilities and that of the firm in relation to the above transaction। तो फर्म लायबल है क्योंकि जो लोन है ट्रेडिंग पार्टनरशिप के लिए वो विद इन अथॉरिटी फॉल करता है। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में बिजनेस के पर्पस के लिए लोन दिया गया है, आगे उसे मिसअप्लाई कर लिया एक पार्टनर ने, तो वो थर्ड पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो बैंक को तो तीनों को मिलकर पैसे देने पड़ेंगे। द फर्म इज लायबल मीन्स ऑल द पार्टनर्स आर लायबल। अच्छा, अब उसके बाद ये होगा कि नोमी और सुल्तान का तो कोई कसूर नहीं है, उन्होंने तो पैसे को मिसयूज़ नहीं किया, तो उनको फिर इंडेमनीफाई करना चाहिए बहराम को। बहराम यानी इंडेमनीफाई करें नोमी और सुल्तान को फॉर द लॉस कास्ड बाय हिज फ्रॉड एंड मिसएप्लीकेशन ऑफ मनी। So Behram has clearly exceeded his authority। Nomi and Sultan cannot repudiate Behram transaction with the bank क्योंकि ये ट्रेडिंग पार्टनरशिप है। All the partners have the implied authority to borrow money on the credit of the firm and the bank is under no obligation to find out the purpose for which the loan has actually been used। लेकिन पर्पस तो बैंक ने फिर भी सही यूज किया था। Further, where a partner acting within his apparent authority receives money from a third party and misapplies it, the firm is liable to make good the loss। As a result, each of the partners is jointly and severally liable to the bank for repayment। However, Behram would be personally liable to the other partners for 1 lakh and shall indemnify the firm for any loss caused to it by his willful neglect in the conduct of the business of the firm। So that's all for today. Have a good day.